बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं, अम्ल, क्षार, अम्ल और लवण के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो आगे देखते हैं। क्रियाकलाप है आपका 2.7 अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। मतलब ये अम्ल है, उनके साथ धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु प्लस ऑक्सीजन, इसको धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे धातु हो गया, हम जैसे ले लेते हैं Ca, धातु है, प्लस O, ऑक्सीजन, क्या हो गया ये? CaO। वैसे ही हम ले लेते हैं Na2 प्लस O, ये ऑक्सीजन हो गया। बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए और हिलाते हुए इसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। इसमें कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड बता देते हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, है ना, ये कॉपर ऑक्साइड लिखा है यहाँ पे। और अल्प मात्रा लीजिए कॉपर ऑक्साइड का और हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लीजिए। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं। विलयन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? जो ये कॉपर ऑक्साइड है वो क्या हो गया? इसका आंसर नीचे दिया गया है, देखते हैं क्या लिखा है। आप देखेंगे कि विलयन का रंग नीला हरित हो जाता है। क्या हो जाता है? नील हरित हो जाता है एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। क्या हो जाता है? वहाँ पे पूछा गया कॉपर ऑक्साइड का क्या होता है, तो घुल जाता है। विलयन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण होता है। कॉपर 2 क्लोराइड, जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस अम्ल HCl, अम्ल के मिलने से बनता है कॉपर 2 क्लोराइड, कॉपर 2 क्लोराइड, ये हो गया कॉपर 2 क्लोराइड। प्लस इसमें क्या हो बनता है? H2O। तो उपरोक्त जैसे कि धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ लवण और जल बनता है। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर इनको से संतुलित कीजिए। क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड, धात्विक जो ऑक्साइड है के साथ अभिक्रिया करके जल, लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। धात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। देखिए कि मैंने यहाँ पे बताया है कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ मिलकर, वहाँ पे बताई थी मैं धातु ऑक्साइड, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड हो गया, प्लस HCl, है ना, इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्या हो रहा है, एक मिनट, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, है ना, HCl, ये क्या बनाएगा? ये यहाँ पे दिया गया है ना, ऑक्साइड घुल जाते हैं, CuO, कॉपर ऑक्साइड ये हो गया, प्लस अम्ल HCl, अम्ल हो गया ये, और क्या बनाएंगे? लवण प्लस जल, लवण प्लस जल, जैसे कि इसमें ये बनने के बाद यहाँ पे मैं बता देती हूँ, CuCl2, कॉपर 2 क्लोराइड प्लस H2O, ये इसका सूत्र है। ठीक है, जैसे हम लोग पिछले आगे देखे थे इसमें कि उदासीनीकरण अम्ल और क्षार मिलकर उदासीनीकरण की क्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। उसी तरह कॉपर ऑक्साइड प्लस अम्ल, है ना, मिलके लवण और जल बनाते हैं। आगे देखते हैं, क्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया।
आपने क्रियाकलाप 2.5 में अपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। चूँकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। देखते हैं अब क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, तो हम ये जान लें कि अधात्विक ऑक्साइड कैसे होता है। अधातु कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। जैसे अधात्विक, जैसे कि ये लीजिए अधात्विक का ऑक्साइड, अधात्विक का ऑक्साइड हो जाएगा। जैसे धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होता है, अधात्विक अम्लीय होता है। जैसे क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड और एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी है। तो आप मुझे बताइए कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसी अभिक्रिया है? कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है? तो ये अधात्विक अम्लीय है। क्या है? अधात्विक अम्लीय। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच हुई अभिक्रिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये क्षार है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अम्ल है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। तो दोनों से बनी हुई अभिक्रिया क्या होगी? हमने आगे भी पढ़ा था, अम्ल और क्षार किससे प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है उससे? लवण बनता है और जल का निर्माण होता है। चूँकि यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है। एक चीज़ और जान लीजिए, धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति की होती है। याद रख लीजिएगा, धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है, लेकिन अधात्विक ऑक्साइड क्या होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है। ये प्रश्न अभ्यास है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आगे देखते हैं 2.2 सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानता है। मैं बता दूं, जैसे अम्ल हो गया HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सभी अम्ल है और ये सभी अम्ल एक ही प्रकार के गुण को दिखाएंगे। उसी प्रकार कई प्रकार के क्षार को ले लो, क्षार भी एक ही गुण को दिखाते हैं। जैसे आइए देखते हैं, हमने देखा कि सभी अम्ल में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे क्रियाकलाप 2.8 में देखते हैं कि ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलयन लीजिए। एक कार्क पर 2 किले लगाकर कार्क को 100 ml के बीकर में रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ मैं, जैसे कि इसमें अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है, यह हम 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे मेन पॉइंट ये देख लीजिए कि सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ऐसा क्यों? जैसे अम्ल हो गया H2SO4, इसमें हाइड्रोजन है और HCl हो गया, इसमें हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH3COOH, ये भी एक अम्ल है, इसमें भी हाइड्रोजन है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। लेकिन आप बोलोगे ग्लूकोज का सूत्र, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6, इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन क्या ये इसमें हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रहा है? अभी बताते हैं। जैसे एल्कोहल हो गया, एल्कोहल का सूत्र C2H5OH, इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये क्या ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर रहा है? ऐसा नहीं है। ये अम्ल हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, लेकिन ये क्यों नहीं करता? इसका कारण है, यदि पानी में हम अम्ल को डालते हैं तो H+ आयन देता है।
H+ आयन देता है। लेकिन हम ग्लूकोज और एल्कोहल जैसे जिसमें H है उसको पानी में डालते हैं तो हमको H+ आयन नहीं देते। यही बस इसका फ़र्क है और कुछ याद नहीं करना है, बस यही याद रखना है। आगे देखते हैं। ठीक है। इससे पहले उसी प्रकार जैसे कि क्षार को भी देख लेते हैं। क्षार जैसे NaOH है ना, और KOH, ये क्षार है। ये हाइड्रोजन, इसमें OH- आयन जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। इसी प्रकार यह क्रियाकलाप को दिखाया गया है कि हम आइए देखते हैं ये क्रियाकलाप में क्या बोला गया है। यहाँ पे देखते हैं, ये जल है, ये बीकर है, बीकर पे जल है, ये बिना सॉल्ट वाला है, इसमें कोई नमक नहीं घुला है। और इसमें देखते हैं बल्ब और स्विच क्या जलेगा? नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि इसमें सॉल्ट नहीं है, इसलिए नहीं जलेगा। और जब इसमें हम अम्ल डाल देंगे, है ना, लवण डाल देंगे, तो इसमें H+ आयन मिल जाएगा, जिससे एक दूसरे से जुड़ा हुआ तार एक दूसरे को H+ आयन देते रहेंगे, जिससे बल्ब जल जाएगा। आई बात समझ में? जैसे कि देखते हैं, अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रभावित कीजिए। बल्ब जलेगा? बिल्कुल जलेगा, क्योंकि तनु है, यहाँ पे तनु दिया है तो मान लीजिए वहाँ पे जल है। HCl है, अम्ल है, तो क्या विद्युत धारा प्रभावित कीजिए, तो विद्युत धारा प्रभावित होगा। किसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी से विद्युत प्रभावित होगा, बल्ब जलेगा। इन परीक्षणों को ग्लूकोज में एल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराइए, क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें H+ आयन नहीं होता है। उन लोग अगर जल में उनको डालो ग्लूकोज को तो H+ आयन नहीं देते हैं, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है, जैसे 2.3 में दिखाया गया है। परंतु आप यह देखेंगे कि ग्लूकोज एवं एल्कोहल के विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि विलयन में विद्युत का प्रभाव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें अम्ल है। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रभाव अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों के कारण, अम्ल में हम बताए हैं इन्हीं आयनों के कारण होता है। अम्लों में धन आयन H+ और ऋण आयन जैसे HCl में HCl- HNO3 में NO3- CH3COOH में CH3COH- होता है। और H2SO4 में SO4 2- होती है। चूंकि अम्ल में उपस्थित धन आयन है, जिससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो रहा है, जिससे बल्ब जल जाता है, और ये अम्लीय गुणधर्म होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया, जैसे जैसे क्षारक का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराएं, क्या परिणाम, क्या निष्कर्ष निकलते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। आगे देखते हैं। जलीय विलयन में अम्ल या क्षार का क्या होता है? जैसे जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? जैसे जलीय विलयन में हम अम्ल का तो समझ गए हैं, H+ आयन देने से विद्युत जलता है। और क्षारक का क्या होता है? तो क्षारक को अगर जल में डाला जाए तो OH- आयन देते हैं, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। जैसे कि ये चित्र में डायग्राम में देखते हैं कि एक परख नली है। इस परख नली में सोडियम क्लोराइड है और इस परख नली पकड़ने वाला एक चिमटा है। और इसमें यहाँ पे H2SO4 है, H2SO4 और सोडियम क्लोराइड है। इन दोनों से क्रिया से क्या बनता है? इन दोनों की क्रिया से अम्ल बनता है, अम्ल बनता है। यहाँ पे बन गया कैल्शियम क्लोराइड, ये अम्ल बन गया। ये यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड अम्ल बन गया। अब इस अम्ल को हम कैसे जानेंगे कि ये अम्ल ही है? तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आर्द्र लिटमस पत्र, नीला कलर का एक लिटमस पत्र लेंगे, जिसको थोड़ा सा पानी में भिगाएंगे, और जिससे यह पता चल जाएगा कि यह लाल रंग हो जाता है। जिससे लाल रंग होने से हमें पता चलता है कि यह अम्लीय प्रकृति का है। सॉरी, यहाँ पे ये नहीं बनेगा। जैसे कि इसमें सोडियम क्लोराइड और H2SO4
4। ये दोनों के क्रिया से बनता है HCl अम्ल। मेरे का ये ध्यान नहीं था कि मैं ये सोच रही थी ये HCl बनेगा, और HCl से हम नीला लिटमस पत्र पेपर से इनको पता लगा सकते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इसका काम क्या होता है। ये यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड वाली रक्षक नली, ये क्या होता है, जो यहाँ पे सूक्ष्म वातावरण जैसे एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो यहाँ पे लगाया जाता है, और यहाँ पे शुक्ल पूरा सोख लेता है, जिससे हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जो नमी होता है उसको ये सोख लेता है, जिससे हम ये जो प्रतिक्रिया चल रही है वो कर लेते हैं। ये सोखने का कार्य करता है। चलो देखते हैं आगे। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जल की उपस्थिति में HCl अम्ल में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणु में H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। मतलब जल अगर नहीं है तो आयन H+ आयन पृथक नहीं हो सकते, जल की आवश्यकता। जैसे HCl हो गया अम्ल, जल हो गया H3O+Cl में टूट जाता है। जब जल में अम्ल को डालेंगे तो H+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। क्या बोला गया है यहाँ पे, हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकते, लेकिन ये जल के अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। जब जल में डालते हैं तो H+ आयन देता है, तो ये जल में अणुओं के साथ मिलकर रह सकते हैं। इसीलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ AQ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाया जाता है। जैसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही सेम है। जैसे H+ H2O H3O, ये देखिए। ठीक है, हमने देखा कि अम्ल में H3O अथवा हाइड्रोजन प्लस आयन प्रदान करता है। किसी क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है। अब ये क्षारक है, क्षारक को हम जल में घोलते हैं, आइए देखते हैं क्या होता है। NaOH एक क्षारक है जो जल में घोल दिए हैं, तो N+ और -OH आयन देते हैं। जैसे पे KOH है तो जल में घोल दिए तो K+OH, यहाँ पे OH आयन दे रहे हैं। मैग्नीशियम है तो यहाँ पे मैग्नीशियम +OH- आयन देते हैं। तो जब हम क्षारक को जल में डालते हैं तो OH एक्वस में टूट जाता है, इसके एक्वस कहा जाता है, इसको ऐसा लिखा जाता है। क्या सभी क्षारक जल में टूटते हैं, तो आइए देखते हैं सभी क्षारक जल में टूटते हैं या नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। क्या होते हैं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। अगर आपसे पूछ दिया क्या कि सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं, नहीं, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। इसके स्पर्श से हमने पहले भी पढ़ा है, साबुन की तरह होता है, स्वाद में कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होता है ना। इन्हें कभी भी छूना चखना नहीं चाहिए क्योंकि ये हानिकारक होते हैं। 2.1 में कौन से क्षारक या क्षार हैं, देखते हैं। अब तक हम जान चुके हैं कि सभी अम्ल H+ एक्वस तथा सभी क्षारक OH एक्वस उत्पन्न करते हैं, है ना। सभी अम्ल H+ और सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अतः अब हम उदासीनीकरण अभिक्रिया को निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे अम्ल और क्षारक से पहले बता चुकी हूँ, लवण और जल में मिलते हैं, जैसे आप ये उदाहरण देख सकते हैं। आइए देखिए कि अम्ल या क्षारक में जल मिलाने पर क्या होता है। जल मिलाने पर क्या होता है, यहाँ देख लेते हैं। सांद्र क्या है, ऐसा अम्ल या क्षारक जिसमें जल नहीं मिला रहता उसको सांद्र कहते हैं। और तनु किसे कहते हैं, जिसमें जल मिला रहता उसको तनु कहते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम बता दे रही हूँ आपको।
ये बीकर है, इस बीकर में अम्ल है। अब इसमें हम पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा, मतलब ये पूरा भाप टाइप का उबलते हुए बाहर निकल जाएगा और इससे हमें नुकसान भी पहुंच सकता है। इसीलिए अम्ल में कभी ऊपर से पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसा नहीं करना रहता है। हमको बीकर बना लेते हैं, हमको बीकर में पानी लेना है जितना भी ml हो, उसके बाद हम टॉपर की सहायता से बूंद बूंद करके अम्ल डालेंगे। एक्सपेरिमेंट ऐसा किया जाता है, ना कि अम्ल में जल डालकर। जैसे एक बीकर में 10 ml जल लीजिए, इसमें कुछ बूंदे शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की डालकर बीकर को धीरे धीरे घुमाइए। बीकर के आधार को स्पर्श कीजिए, क्या तापमान में कोई परिवर्तन आया, यह प्रक्रिया क्या ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। उपयुक्त क्रियाकलाप को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोहराइए और उसका परीक्षण कीजिए। तो कभी भी हम अम्ल और जल जैसे कि उनका प्रक्षेपण करते हैं तो वो हमेशा क्या रहता है, ऊष्माक्षेपी रहती है। मैंने आगे भी बताया है आपको कि अम्ल में हम पानी नहीं डालते, पानी में हम अम्ल को डालना जाता है और यह क्रिया अम्ल और जल वाला जो क्रिया है वह हमेशा ऊष्माक्षेपी होती है, इससे ऊष्मा निकलती है, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। यहाँ पे दिया है, जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे जल में लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है, वो बाहर आ सकते हैं, हम उससे जल भी सकते हैं तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यंत स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में उपयोग किया जा रहा है। कांच का पात्र भी टूट सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के कैन या डिब्बा जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड की बोतल पर चेतावनी के चिन्ह जैसे हम लोग ऊपर देख सकते हैं। जल में अम्ल या क्षार मिलाने के आयन की सांद्रता H3O वही H+ या OH- में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल एवं क्षारक तनुकृत हो जाते हैं। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे इस टाइप का चेतावनी रहता है। जैसे ये नया क्वेश्चन है, तनुकरण किसे कहते हैं। तो जल में अम्ल एवं क्षारक के आयन की सांद्रता को प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। किसमें कमी हो जाती है, सांद्रता में कमी हो जाती है। कोई अम्ल है या क्षारक है, उसमें पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, पानी डालते जाओ, तो वो पतला होते चले जाएगा, उसी को ये तनुकरण कहते हैं। ये पतला हो जाता है तो तनुकरण कहा जाता है। जैसे 1 गिलास पानी में थोड़ा सा चीनी लो तो यह ठीक है, लेकिन इसको बड़ा सा जैसे बाल्टा हो गया उसमें भर कर पानी ले लो और उसमें चीनी डाल दो तो यह क्या हो जाएगा, प्रति इकाई आयतन कमी हो जाएगी, मतलब चीनी की मात्रा कम हो जाएगी, नहीं के बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार यदि थोड़ा अम्ल ले लो या क्षार ले लो और इसमें थोड़ा सा पानी क्या बोलते हैं, इसमें पानी ले लो और इसमें क्षार या अम्ल डालो। यदि पानी की मात्रा ज़्यादा है तो अम्ल और क्षार की जो क्रिया है कार्य करने की वो कम होती जाती है, उसी को क्या कहते हैं, तनुकरण कहते हैं। आगे देखते हैं, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। अब अम्ल और क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, अम्ल और क्षारक कैसे पता चलता है, तो हम लोग देखते हैं लिटमस पत्र से पता चलता है, लेकिन हम यह जानेंगे कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं। जैसे नींबू ले लीजिए, ये अम्ल है, खट्टे होते हैं स्वाद में, तो इसको हम चख सकते हैं, लेकिन HCl ये अम्ल है, लेकिन इसको चख सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि ये बहुत प्रबल अम्ल होते हैं। इसी प्रकार प्रबल और कम वाला जो प्रबल है और ज़्यादा प्रबल है हम कैसे पता करेंगे, यदि किसी अम्ल में ज़्यादा हाइड्रोजन आयन देंगे वो प्रबल है और कम हाइड्रोजन आयन देंगे वो कम प्रबल है। इसी तरह हम आगे देखते हैं, तो बस वही सीखना है हमें। तो यहाँ उसी प्रकार हम क्षार में भी प्रबल हाइड्रोजन आयन जो देगा वो प्रबल क्षार होगा और कम आयन देंगे वो कम।
जैसे कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। pH में P क्या है? pH स्केल है जिसमें P क्या है? एक सूचक है। ये पुष्पांश है जो एक जर्मन शब्द होता है और इसका अर्थ होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। इस pH स्केल में सामान्यतः शून्य अधिक प्रबल जैसे एक स्केल है। ये शून्य है, 14 तक का रहता है pH स्केल, ये भी 7 है। ठीक है, 14 तक रहता है। pH को ज्ञात कर सकते हैं। साधारण भाषा में pH को ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को बताता हो। जैसे देखते हैं नीचे क्या लिखा है। तो अगर ये अम्ल प्रदर्शित करता है, ये 0 से लेकर ये तक अम्ल प्रदर्शित। यदि 7 से अधिक है तो यह क्षार हो जाएगा। जितना अधिक क्षार होगा, ये 14 तक है, जितना अधिक, जैसे यहाँ पे क्षार है तो ये सबसे ज़्यादा होगा। और यह 0 पे जो भी अम्ल है वह सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा। जैसे जैसे ये इधर आते जाएगा अम्ल की प्रबलता कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये इधर आते जाएगा तो क्षार की प्रबलता कम होती जाएगी। क्षारकी को दर्शाते हैं। हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH उतना ही कम होगा। उनकी सांद्रता जितनी अधिक होगी, हाइड्रोनियम की सांद्रता जितनी अधिक होगी उसका pH मान क्या होगा? उतना ही कम होगा। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन होगा। यदि pH मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। OH प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होती जाएगी, अतः यह क्षार की शक्ति बढ़ रही है। सामान्यतः pH सावित्रिक सूचक अंतर्भारित पेपर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे ये pH मान स्केल दिया गया है जिसमें ये 0 है। ये अगर 0 साइड जाता है तो अम्लता प्रबलती होगी और अगर बढ़ती हुई क्षार की प्रकृति, यदि ये इधर चला जाता है तो क्षार की प्रकृति प्रबल होगी। जैसे H प्लस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी और ये जितना इधर होते जाएगा H प्लस आयन की सांद्रता में कमी होती जाएगी। जैसे यहाँ पे एक सारणी दिया गया है, यहाँ पे एक सारणी दिया गया है। इसमें दिया गया है विलयन, जैसे लार खाने के पहले, खाने के बाद नींबू का रस क्या होता है। ये pH पत्र का रंग कैसा होता है, ये प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। ये लगभग pH मान क्या है, पदार्थ की प्रकृति क्या है, तो आप ये देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है, इसको ये याद रखना है। जैसे जठर रस का लगभग कितना रहता है 1.2, नींबू का रस 2.2, शुद्ध जल का 7 होता है और रक्त का 7.4 7.4 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सबसे ज़्यादा 10, इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 होता है। और क्षार में आ गया, ये जैसे 7 में आ गया तो ये उदासीन हो जाएगा, 7.4 तो ये क्षार की तरफ, 7 से कम रहेगा तो ये अम्ल हो जाएगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन लगभग 14 रहता है। ये देखिए सबसे ज़्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जठर रस, नींबू का रस, ये सब आपको याद रखने हैं, मुझे भी याद रखनी है क्योंकि मैं भी तैयारी कर रही हूँ। चलिए आगे देखते हैं। कुछ सामान्य पदार्थों में pH को pH पत्र पर दिखाया गया है। रंग केवल रफ मार्गदर्शन के लिए है, ये हमारे समझने के लिए है। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन जल में क्रमशः H प्लस आयन, OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करती है। ये हमने ऊपर पढ़ा है। यदि हम समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, समान सांद्रता है ना, समान सांद्रता के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जैसे 1 मोलर विलयन लेते हैं तो वह विभिन्न मात्रा में
विभिन्न मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेंगे। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले संख्या प्रबल अम्ल होते हैं और जबकि कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या होते हैं? तो यहाँ पे आप यह बता सकते हैं कि दुर्बल एवं प्रबल क्षारक क्या है। अधिक मात्रा में OH- आयन मिल रहा है तो वो प्रबल क्षार होगा, या कम आयन OH- मिल रहा है तो वो कम क्षार होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल क्षार होता है एसिटिक अम्ल के बजाय। दोस्तों मैं बताना चाहूँगी कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अब मैं एक्सपेरिमेंट ना करते हुए ज़्यादा डायरेक्ट पढ़ रही हूँ, आप लोग भी साथ में देख लीजिएगा। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है? क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? ये देखते हैं। हमारा शरीर 7.0 से लेकर 7.8 pH मन परस के बीच कार्य करता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमारा शरीर क्या है? 7.0 से लेकर 7.8, इसको नोट्स बना लीजिए, pH परास के बीच कार्य करता है। यदि जीवित प्राणी केवल संकीर्ण, क्या लिखा है? जीवित प्राणी केवल संकीर्ण pH परास परिसर में जीवित रह सकता है। हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक क्रियाएं होती रहती है जिससे pH का मान नियमित रहेगा, तभी हम उसमें जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्षा के जल का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहलाता है। ये याद रख लीजिएगा। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित होती है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। देखो, अम्लीय वर्षा है ना का जल, अम्लीय वर्षा जल जब नदी में प्रभावित होती है तो नदी के जल का pH का मान कम हो जाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रभावित होता है तो नदी के जल pH का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों का उत्तरजीवित कठिन हो जाता है। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ जैसे शुक्र का वायुमंडलीय सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत और पीले बादलों से बना है। क्या आपको लगता है कि इस ग्रह पर जीवन संभव है? आप सोचिएगा। आपके बगीचे की मिट्टी का pH क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों के एक विशिष्ट pH परास की आवश्यकता होती है। किसी पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक pH को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों में मिट्टी एकत्र कीजिए और 2.12 के अनुसार pH की जांच कीजिए। इस बात पर ध्यान दीजिए कि मिट्टी ले रहे हैं वो कौन से पौधे उपज रहे हैं। ये आपको एक्सपेरिमेंट करना है। देखते हैं आगे। ये क्रियाकलाप है। हमारे पाचन तंत्र का pH, हमारे पाचन तंत्र ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। उदर है ना, हमारा उदर क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द में मुक्त होने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है। इसके अध्याय के आरंभ में ही ऐसा उपचार आपने अवश्य सुझाया होगा। ऐसे एंटासिड अम्ल की अत्यधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे हमारे पाचन में, जैसे हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, एसिडिटी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग करते हैं। ये वाला पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। 5.5 से कम होते हैं तब। दांतों का इनेमल, दंत वल्क भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रो एक्सीपेटाइट कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। शरीर का इनेमल है ना, सबसे कठोर
भाग है। जैसे जल, यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पाचन, मुंह में अवशिष्ट व संकरा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। भोजन के बाद यह मुंह साफ करने पर इनके बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकतम मात्रा उदासीन किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो ये पॉइंट हमको याद रखने हैं, ये पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे दांत का सबसे कठोर भाग ये है दांतों का इनेमल, जो किससे बना रहता है, कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टली रूप होता है, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइड भी कहा जाता है। और ये अगर 5.5 से कम होने पर ये संक्षारित हो जाता है, क्षय प्रारंभ हो जाता है। आगे देखते हैं। और इससे अगर परिणाम स्वरूप दंत मंजन किया जाए जिसमें क्षारकीय हो से क्षय को रोका जा सकता है। पशु एवं पौधे द्वारा उत्पन्न रसायनों की आत्मरक्षा, ठीक है। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए स्थान पर बेकिंग सोडा या दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। नीटेल के डंक वाले बाल मैथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि डंक मारे गए अम्ल बेकिंग सोडा का उपयोग दुर्बल अम्ल क्षारक का उपयोग किया जाता है। अम्ल नहीं, क्षारक का उपयोग किया जाता है। आराम मिलता है। जैसे नेटल के डंक वाले बाल मेथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं, है ना। डंक वाले बाल मेथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। ये क्वेश्चन है, हमको ये याद रखना है। तो इतना हो गया। नेटल क्या है? एक पौधा है और वो पौधे जब डंक मारती है, जैसे बाल टाइप का रहता है, मेथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं, है ना। बॉल मेथेनाइक अम्ल। नेटल एक पौधा है, इस पौधे का नाम है जो कांटे की तरह रहता है, और इसे थोड़ा चुभ जाने पर ये क्या छोड़ता है? मेथेनाइक अम्ल छोड़ जाते हैं, जिसके कारण हमें जलन का वो रहता है, अनुभव होता है। यहाँ पे दिया गया है प्राकृतिक उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल एक शाकीय पौधा है जो जंगलों में उपजता है, जिसे पत्तों में डंक नुमा बाल होते हैं जो अगर गलती से छू जाए तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों को मेथेनाइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारस्परिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। ये पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डाक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? आप अब जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पे चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप इस पारंपरिक इलाज से जानते हैं जो डंक लगने का प्रभावी हो सकता है? ये इस प्रकार का रहता है पौधा, देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई पौधे के चुभने से हमें डंक जैसा लग रहा है तो आपका इसका इलाज आप कर सकते हैं। आगे देखते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल, जैसे प्राकृतिक स्रोत सिरका हो गया, संतरा हो गया, इमली हो गया, टमाटर हो गया, ये अम्ल हो गया। एसिटिक अम्ल हो गया, संतरा सिट्रिक अम्ल हो गया, इमली टार्ट्रिक अम्ल हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर हो गया। प्राकृतिक स्रोत जैसे खट्टा दूध, दही, लैक्टिक अम्ल हो गया, नींबू सिट्रिक अम्ल हो गया, चींटी का डंक मेथेनाइक अम्ल हो गया, नेटल का डंक मेथेनाइक अम्ल हो गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे, आप लोग भी याद रखना। आगे ये प्रश्न है, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। चलो नमक के बारे में पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। पिछले भागों में हमने विभिन्न अभिक्रियाओं के द्वारा लवणों का निर्माण देखा था। आइए इनके गुणधर्म उपयोग के बारे में जानते हैं। नमक तो आप जानते हैं, नमक के बिना तो कोई स्वाद हो ही नहीं सकता। लवण परिवार देखते हैं क्या लिखा है। नीचे दिए गए लवण के रासायनिक सूत्र लिखिए। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड। उन अम्ल एवं क्षारक की पहचान कीजिए जिसमें उपरोक्त लवण प्राप्त किए जाते हैं। सामान्य धन एवं ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है। किसको? समान धन या ऋण वाले को। जैसे समान ऋण है, समान धन है, उसको एक परिवार में रखा जाता है। नमक के जैसे NaCl एवं Na2SO4 सोडियम लवण का परिवार है। इसी प्रकार NaCl एवं KCl क्लोराइड लवण के परिवार है, क्लोराइड लवण के परिवार है। इसी क्रियाकलाप में दिए गए लवणों से आप कितने परिवार की पहचान कर सकते हैं। लवणों का pH।
जैसे यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, यहाँ पे सूत्र लिखने के लिए कह रहा है। लवण का सूत्र आप लोग जानते हैं। पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है। सोडियम सल्फेट का होगा आपका Na2SO4। और वैसे ही मैग्नीशियम सल्फेट का होगा, इसी प्रकार मैग्नीशियम सल्फेट का होगा आपका मैग्नीशियम सल्फेट, एक मिनट, MgSO4। आगे का आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित लवणों के नमूने एकत्र कीजिए। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कुछ अन्य लवण जो उपलब्ध हो। जल में इनकी विलेयता की जांच कीजिए। केवल अस्वीत जल का ही उपयोग कीजिए। लिटमस पर इन विलयनों की क्रिया की जांच कीजिए। पीएच का पेपर का उपयोग करके पीएच का मान पता लगाइए। कौन से लवण अम्लीय है, कौन सा उदासीन है। ये हम इसके द्वारा कौन सा अम्ल, कौन से उदासीन है, ये जान सकते हैं। जैसे अम्ल यहाँ पे अम्ल और क्षार क्या हो जाएगा? अम्ल क्षार उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। और प्रबल हो जाएगा। अरे सॉरी दोस्तों, अम्ल प्लस, एक मिनट, अम्ल प्लस क्षार क्या हो जाएगा? क्या निर्माण करते हैं? हम ऊपर में पढ़े थे लवण, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उदासीन, ठीक है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार तो क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल तो क्षारीय हो जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, उदासीन हो गया। ये उदासीन हो गया। सोडियम क्लोराइड उदासीन हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट उदासीन हो गया। एल्यूमिनियम क्लोराइड ये हो गया, अम्लीय हो गया। जिंक सल्फेट अम्लीय हो गया। कॉपर सल्फेट अम्लीय हो गया। और सोडियम एसीटेट, ये आप देख लीजिएगा। सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट ये हो गया। कॉपर सल्फेट अम्लीय है। सोडियम एसीटेट क्षारकीय होगा। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय होगा। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारकीय होगा। जैसे सारणी देख लीजिए। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण के पीएच का मान 7 होता है, ठीक है। ये उदासीन होते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण क्या होते हैं? 7 में क्या हो जाता है? उदासीन हो जाते हैं। जबकि प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार के लवण में पीएच का मान 7 से कम होता है, मतलब यह अम्लीय हो गए। लेकिन प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल के लवण में पीएच का मान है तो 7 से अधिक होगा, तो ये क्या होगा? क्षारकीय होगा। मैं ऊपर में बता चुकी हूँ। आगे पढ़ते हैं। साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन। आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ये आप याद रख लीजिएगा। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। ऊपर में क्रियाकलाप आपने देखा होगा कि लवण क्या हो जाते हैं? उदासीन होगा। समुद्र जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों को सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। विश्व में कई भागों में ठोस लवण का निक्षेप होता है। बड़े आकार के यह क्रिस्टलें प्राय अपद्रवों के कारण भूरे रंग के होते हैं। ये खनिज नमक कहलाते हैं। जो भूरे रंग के होते हैं क्या होता है? खनिज लवण कहलाते हैं। ये खनिज नमक तब बने जब ये युगों के व्यक्तित्व होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया है। जैसे ये सूख गया था हिस्सा, तो ऐसे खनन की कोयले की तरह होते हैं। आपने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के बारे में ऐसे सुना होगा। क्या आप अपने जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक का एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड,
बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण। तो इस प्रकार साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। इससे एक कच्चा पदार्थ है जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। आइए देखते हैं कि कैसे पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में जल में नमक घोल देने से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। देखो, सोडियम क्लोराइड की जलीय विलयन है ना, लवण जल में, नमक वाले जल में विद्युत प्रभावित करते हैं। हम विद्युत प्रभावित करते हैं ना, तभी तो लाइट जलता है। उससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस प्रकार इसमें क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें निर्मित उत्पाद क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्लोरीन, जिसको क्लोर कहते हैं, और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे दिया है, दिख नहीं रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार हो गया, और ये क्लोरीन क्लोर हो गया, ये प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार की प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार की प्रक्रिया किसमें कहेंगे? लवण वाले जल में जब विद्युत प्रभावित की जाती है। ये लवण वाले जल है, इसमें ये पानी है, इसमें नमक है, ये लवण जल हो गया, और इसमें विद्युत प्रभावित करने से वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे क्लोरीन गैस एनोड पर, क्लोरीन एनोड, और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होती है। कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी है। ठीक है, जो दर्शाया गया है देखते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे कि ये कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड को माइनस से प्रभावित करते हैं और एनोड प्लस से रहता है। तो इसमें Na प्लस Cl माइनस, तो ये जो कैथोड रहता है वो क्या प्रभावित करेगा? Na प्लस प्रभावित करेगा, और जो एनोड रहता है वो Cl प्रभावित करेगा। यहाँ से H2 निकल रहा है, यहाँ पे Cl2 निकल रहा है। जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणु, CFC कीटनाशक, ये सब ईंधन, मार्गरीन खाद के लिए अमोनिया, और यहाँ पे नमक का घोल डाल दिया गया है। और इधर आगे देखते हैं, नमक का घोल बन गया, इकट्ठा हो गया। धातु में ग्रीस हटाने के लिए साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर का भी उपयोग कर सकते हैं। ये एक झिल्ली लगी हुई है। देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पादन में नमक के घोल के NOH में इसके धातु में ग्रीस हटाने के लिए साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए इसमें कृत्रिम फाइबर के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, इधर ऊपर देख लीजिए थोड़ा सा। H2 ईंधन, मार्गरीन खाद के लिए, अमोनिया के लिए। और ये जो कैथोड है वो कैथोड से माइनस होता है, कैथोड माइनस होता है और H2 आयन देते हैं। और एनोड क्या है? Cl2 आयन देते हैं। Cl2 स्वच्छ की क्लोरीन जो है स्विमिंग पूल के लिए, PVC, रोगाणु, CFC कीटनाशक के लिए उपयोगी होता है। तो ये पॉइंट हमको याद रखनी है, एनोड क्लोरीन और कैथोड हाइड्रोजन। विरंजक चूर्ण बहुत इम्पोर्टेंट है, IMP। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल है ना, सोडियम क्लोराइड NaCl विद्युत अपघटन में क्लोरीन का निर्माण होता है। क्या होता है? विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड लवण जल के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। क्लोरीन गैस उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। उसमें से जो गैस निकलता है वो क्लोरीन के विरंजक चूर्ण के उत्पादन के लिए किया जाता है। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया के विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 से दर्शाया जाता है, यद्यपि वास्तव में संगठन काफ़ी जटिल होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र पूछेगा तो आप CaOCl2 लिख दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, तो विरंजक चूर्ण के निर्माण के लिए
तो अगर पूछा जाए विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है, तो सूक्ष्म बुझा हुआ चूना का सूत्र है CaOH2। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना में क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। सूक्ष्म बुझा हुआ चूना में क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2 और उसके साथ जल का भी निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण के उपयोग। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए, कई रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में एवं पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा देखते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको ऐसे याद कर लो, NaHCO3। H क्या है? हाउसवाइफ। बनाने में लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। इनको बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड का उपयोग एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। एक बार और पढ़ लेते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई के घर में खाना बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग का एक मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। जैसे NaCl है, H2O जल हो गया, से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, NH3, NH4 अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। क्रियाकलाप आप देख सकते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH के मान की जांच की थी। क्या आप इस संबंध स्थापित कर सकते हैं? इसका उपयोग एक अम्ल को उदासीन करने में किया जाता है। यह दुर्बल क्षारक क्षारीय लवण है। खाना पकाते समय इसे गर्म करने पर अभिक्रिया होती है। जैसे तो क्या बनता है? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न के साथ सोडियम कार्बोनेट बनता है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? अम्ल है कि क्षार है? जरूर ये क्षार ही है। बेकिंग सोडा का उपयोग देखते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण होता है। जब बेकिंग सोडा का उपयोग हम करते हैं। यहाँ पे दिया है बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एवं टार्ट्रिक अम्ल जैसा मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण से बेकिंग सोडा पाउडर जो को गर्म किया जाता है और जल में मिलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे उनका सूत्र है, देख लीजिएगा। NaHCO को जल हाइड्रोजन और उसके निर्माण से CO2 और H2O अम्ल का सोडियम लवण अम्ल मिलता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक या खमीर से जो फुलाया जाता है केक, वो स्पंजी मुलायम बनता है। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट में एंटीसीडी का एक संगठन है। क्षारीय का होने के कारण यह पेट में अम्लता की अधिकता को उदासीन कर राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा जन्म गया, अब ये खाने का सोडा था, अब धोने का सोडा Na2CO3 10H2O धोने का सोडा का सूत्र है, आप इसे याद रखिएगा। एक अन्य रसायन जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जा सकता है। आप ऊपर देख चुके हैं कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट को पुनः क्रिस्टलीकरण करने से, देखिए ऊपर यहाँ पे है सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे दिया गया है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त किया जाता है। 10H2O का क्या दर्शाता है? यह क्या Na2CO3 को आदर दर्शाता है? नहीं, ये क्रिस्टलीकरण दर्शाता है। इसका हम उत्तर अगले में और पढ़ाएंगे। सोडियम कार्बोनेट इन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कई औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए भी उपयोगी रसायन है। धोने के सोडा के क्या क्या उपयोग है देख लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट के उपयोग में कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रही हूँ। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या लवण की क्रिस्टलें वास्तव में सूक्ष्म है? देख लेते हैं।
दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, अपलोड करने में मेरे को टाइम लगेगा या दिक्कत जा सकता है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ। इसको आप लोग देख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सन से तैयार किया जाता है। जिप्सन को गर्म करने पर उनके जल के अणु कैल्शियम सल्फेट में हेमीटाइट्रेट या अर्ध हाइड्रेट में किया जाता है। ये उनका ये सूत्र है, देख लेना, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इनका सूत्र याद कर लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को स्किप करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये चैप्टर यही ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।